नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, की पॉइंट कोर्स जो चल रहा है उसका आज हमारा तीसरा दिन होगा। इससे पहले हम 2 क्लासेज इसकी कंप्लीट करा चुके हैं। जिन साथियों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं उन साथियों को डिस्क्रिप्शन में उन क्लासों का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और एक ज़रूरी सूचना ये है कि जिन मित्रों ने इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम फिल किया है और जो वेट कर रहे हैं फेज सेकंड के एग्ज़ाम के लिए, वो कल से ऑफिशियल साइट पर जाकर, यानी कि कल 13 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और 16 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऐसा यूजीसी के द्वारा कहा गया है, यानी कि एनटीए के द्वारा हमें सूचना मिली है। तो साथियों, इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे, इससे पहले हम 40 की पॉइंट आपको करा चुके हैं। आज का जो की पॉइंट हमारा है वो है 41, यानी कि 41वां। ठीक है, यह हमने इसमें शामिल किया है हेरोड मॉडल की अवस्थाएं। तो हेरोड मॉडल की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप सभी को पता होगा। मैं ये क्रैश कोर्स में भी कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मैंने इनको यहाँ भी रखा है। तो पहली जो अवस्था होती है हमारी, ये होती है स्थिर अवस्था, यानी कि स्टडी स्टेट। ठीक है, इसमें ये अवस्था क्या होती है कि अगर जो अभीष्ट वृद्धि दर होती है, अगर ये बराबर हो किसके, वास्तविक वृद्धि दर के, तो ये सिचुएशन या ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये संतुलन की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, वहीं अगर जो हमारी वास्तविक वृद्धि दर है ये बड़ी हो किससे, अभीष्ट वृद्धि दर से, तब इस दौरान क्या होगा, तब इस दौरान मार्केट में हमारी दीर्घकालीन स्फीति हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति आ जाएगी। इसको बोलते हैं अस्थिर की अवस्था, यानी कि स्टेबिलिटी स्टेट। ठीक है, यह भी असंतुलन का ही तीसरा रूप होता है। ठीक है, यह भी असंतुलन है। ठीक है, यानी कि दूसरा रूप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अभीष्ट वृद्धि दर है हमारी, अभीष्ट वृद्धि दर किससे बड़ी हो जाती है, वास्तविक वृद्धि दर से बड़ी हो जाती है। और अगर मार्केट में ये वाली कंडीशन बनती है तो दीर्घकालीन मंदी आ जाती है। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो दीर्घकालीन स्फीति आ जाती है। ठीक है, आपको ये तीनों अवस्थाएं समझ आ गई होंगी। आगे हम बात करेंगे रोस्टो के विकास मॉडल की अवस्थाएं, रोस्टो के विकास मॉडल की अवस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि तीसरी अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, या फिर ये ऑर्डर में लगाने को भी आ जाती हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हैं इसकी। ठीक है, रोस्टो के विकास मॉडल की 5 अवस्थाएं हैं कि जब एक देश विकासशील से विकसित बनने की राह पर चलता है तो उसे किन किन अवस्थाएं या किन किन स्टेज को पार करना पड़ता है। तो ठीक है, सबसे पहली जो अवस्था होती है वो परंपरागत समाज की होती है। नंबर दूसरी जो अवस्था होती है वो स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था होती है। ठीक है, और नंबर तीसरी जो अवस्था होती है स्वयं स्फूर्ति की अवस्था होती है, जैसे हम टेक ऑफ की अवस्था कहते हैं या टेक ऑफ स्टेज कहते हैं। ठीक है, नंबर चौथी जो होती है परिपक्वता की अवस्था, यानी कि ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। और नंबर 5 की जो अवस्था होती है अत्यधिक उपभोग की अवस्था, यानी कि हाई मास कंजप्शन। यहाँ पर क्या होता है, इस वाली अवस्था में सब लोग बहुत संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने 43वें की पॉइंट के बारे में। इसमें हमने शामिल किया है कि संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, यानी कि संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं। तो रोजेस्टी रोडान, लेविस, रैगनर, नर्क्से आदि, ये कैसे है, संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि रोजेस्टी रोडान ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था, और आपको कमेंट में यह भी बताना है कि रैगनर नर्क्से ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने 44 यानी कि 44वें की पॉइंट के बारे में। असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री, यानी कि जो असंतुलित विकास का समर्थन करते हैं वो कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ये कंसेप्ट दिया था असंतुलित विकास का,
वो हर्षमैन साहब ने दिया था। ये प्रतिपादन करता है किसके? असंतुलित विकास के। ठीक है, तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, सही है। और ये असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। इनके साथ साथ सिंगर, पी स्ट्रीटन, रोस्टो, ये भी कौन है? ये भी असंतुलित विकास को समर्थन करती हैं। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है। इन दोनों में देखो संतुलित जो विकास होता है इसमें सारे सेक्टरों में निवेश किया जाता है ताकि सारे जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के वो एक साथ ग्रो कर सके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है। यहाँ पर कुछ सेक्टर में निवेश किया जाता है और इनका मानना होता है असंतुलित विकास समर्थक अर्थशास्त्रियों का कि अगर कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं अगर उनमें हम निवेश करें तो बाकी के सारे जो सेक्टर हैं वो खुद ब खुद सही हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने 45 की पॉइंट के बारे में और इसमें हमने शामिल किया है पब्लिक रेवेन्यू यानी कि लोक राजस्व। ठीक है, लोक राजस्व इसके दो भाग होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा जो हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जिस पर कर लगेगा वही वहन करेगा। अब जैसे मान लो कि आप राम है, ठीक है, राम है, अगर मैं कहूं कि आप पर क्या लगना है, आप पर कर लगना है, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप पर ये कर लगा दिया तो इस कर को आप किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते बल्कि इस कर का जो भार है ना वो आपको ही झेलना पड़ेगा। जो कर लगेगा वो आपको देना ही देना पड़ेगा। जैसे कि राम मान लो 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, अब सरकार ने क्या किया है कि इस पर भैया 2% टैक्स देना है। तो इस कर को जो राम है ना, ये राम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इस कर का विवर्तन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भैया पैसा तो राम ही कमा रहा है ना, तो कौन देगा इसका टैक्स? राम ही देगा। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ना, आयकर, वाणिज्य कर, पूंजी बचत कर आदि, ये किस प्रकार के कर हैं? ये प्रत्यक्ष कर हैं। और प्रत्यक्ष कर की परिभाषा ये होती है कि प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वही व्यक्ति उन करों का वहन करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में यानी कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में। अब ये क्या होता है, ये कर लगता किसी पर है लेकिन इस कर को वहन कोई और करता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो राम पर कर लगा, ठीक है, राम पर कर लगा तो ये क्या करेगा, ये खुद न चुकाकर इस कर को क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा। ठीक है, आगे बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा? जैसे कि देखो राम की बिस्किट की फैक्ट्री है, किसकी? बिस्किट की फैक्ट्री है। ठीक है, अब क्या हुआ, सरकार ने राम से जो है टैक्स ले लिया, मान लो 5% टैक्स ले लिया, तो ये क्या करेगा, बिस्किट की कीमत में इस 5% टैक्स को जोड़ देगा। तो असल में इसने टैक्स दिया नहीं, जो लास्ट में इस बिस्किट को खाएगा, कौन? जनता खाएगी ना बिस्किट, हम तुम खाएंगे बिस्कुट, तो इस कर को कौन देगा भैया? इस कर को देगी जनता। ठीक है, ये कौन सा कर होता है? ये होता है बिक्री कर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कर होते हैं इसका एग्जाम्पल हैं बिक्री कर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी आदि, और भी कई प्रकार के कर होते हैं जो अप्रत्यक्ष कर में शामिल किए जाते हैं। तो आपको दोनों बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं 46 की पॉइंट के बारे में यानी कि 46 की पॉइंट के बारे में। इसमें हमने शामिल किया है करारोपण के सिद्धांत। ठीक है, करारोपण के सिद्धांत यानी कि कैनन ऑफ टैक्सेशन किसने दिए थे? एडम स्मिथ ने दिए थे। आपको बहुत याद रखना है, आपको कमेंट में बताना है कि एडम स्मिथ के अलावा कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ टैक्सेशन स्मिथ, एडम स्मिथ के अलावा कैनन ऑफ टैक्सेशन देने वाले दूसरे अर्थशास्त्री कौन से हैं? ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे। और ये क्वेश्चन सारे ओल्ड क्वेश्चन में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इनने क्या क्या इन्होंने करारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें कही थी? समानता का सिद्धांत, ठीक है, लोच का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत और वांछनीयता का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत इन्होंने अपने करारोपण सिद्धांत के अंतर्गत दिए हैं। ठीक है,
आप बताएंगे कि एडम स्मिथ के अलावा कैनन ऑफ टैक्सेशन किस अर्थशास्त्री ने दिए हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने 47 की पॉइंट के बारे में, यानी कि 47वें की पॉइंट के बारे में। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिए हैं? तो भैया सार्वजनिक व्यय के जो सिद्धांत हैं वो फिंडलेस राज ने दिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, लाभ का सिद्धांत, मितव्ययता का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत और बचत का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत इन्होंने फिंडलेस राज ने दिए थे कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के मामले में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने 48वें की पॉइंट के बारे में। इसमें मार्शल लर्नर की शर्त की हमने बात की है। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 हमारी कंडीशन होती है कि अगर EX प्लस EM बराबर 1 है, ठीक है, EX प्लस EM बराबर 1 है, तो अगर कोई देश अवमूल्यन करेगा तो क्या होगा, उससे अवमूल्यन करेगा तो ये संतुलन में होगा। ठीक है, ना ही उस देश को नुकसान होगा और ना ही उस देश को फायदा होगा। लेकिन अगर कंडीशन कौन सी है, कंडीशन दूसरी बात करते हैं हम, EX प्लस EM बड़ा है किससे, 1 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अवमूल्यन से फायदा होगा। किसको होगा? अवमूल्यन करने वाले देश को। ठीक है, अवमूल्यन करने वाले देश को फायदा होगा अगर EX प्लस EM की वैल्यू 1 से बड़ी है तब। ठीक है, आगे हम तीसरे कंडीशन की बात करते हैं कि अगर EX प्लस EM की वैल्यू छोटी है किससे, 1 से, तब क्या होगा, अगर इस कंडीशन में कोई देश अवमूल्यन करेगा तो अवमूल्यन से उस देश को क्या होगा भैया, उस देश को अवमूल्यन से नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मार्शल लर्नर कंडीशन थी, आप इसको बहुत अच्छे से याद करें। आगे हम बात करेंगे अपने 49वें की पॉइंट के बारे में। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित बैंक कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अनुसूचित बैंक की परिभाषा क्या है। ठीक है, अनुसूचित बैंक कौन कौन सी होती हैं ये नहीं पूछा है, अनुसूचित बैंक की परिभाषा क्या है। तो वह बैंक जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, ठीक है, दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, वो बैंक कौन सी बैंक कहलाती है, वो बैंक अनुसूचित बैंक कहलाती है। ठीक है, और ये सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों बैंक इसमें शामिल होती हैं। मतलब अनुसूचित बैंक एक प्राइवेट बैंक भी हो सकती है और अनुसूचित बैंक एक सार्वजनिक बैंक भी हो सकती है। अब गैर अनुसूचित बैंक क्या होती है, हमारा 50वां की पॉइंट है, गैर अनुसूचित बैंक जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, वो कौन सी बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक। अब देखो शाब्दिक कोष, ठीक है, शाब्दिक कोष को RBI में जमा करने की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन जो अनुसूचित बैंक होती है ना, इनको शाब्दिक जो कोष होता है इनका, उसको इन्हें कहाँ रखना पड़ता है, RBI में रखना पड़ता है। लेकिन जो बैंक गैर अनुसूचित बैंक होती हैं, इनको शाब्दिक कोष को चाहे अपने पास रख सकते हैं और चाहे तो RBI के पास भी रख सकते हैं। लेकिन RBI से कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है कि नहीं भैया इन्हें शाब्दिक कोष जो है वो कहाँ रखना पड़ेगा, RBI में रखना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं हम SLR। ठीक है, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो साथियों ये हमारे आज 10 की पॉइंट थे। ठीक है, 10 की पॉइंट आपको और मिलेंगे फर्स्ट पेपर के। ठीक है, फर्स्ट पेपर के आज हमारी 2 क्लास आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आगे हम आपको बहुत बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं और एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। तो ठीक है, 10 की पॉइंट हम पेपर फर्स्ट की और 10 की पॉइंट आपको इकोनॉमिक्स की डेली मिलेंगी आपके एग्जाम तक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।